स्टडी करते हैं मोशन की, मतलब मोशन जो हो रहा है उसके कॉजेज की। अगर लीनियर में बात करें तो उस पर जो कॉजेज इफेक्ट करते हैं जैसे फोर्स हो, ठीक है। अगर हम इसमें रोटेशनल की बात करें कि ऑब्जेक्ट जो है उस पर जो रोटेट करने में जो उसको फोर्स रिक्वायर्ड है वो टॉर्क है, तो इससे हम कह सकते हैं और मोर एक्यूरेटली रोटेशनल फोर्स जैसे टॉर्क, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं इनर्शिया के इनर्शिया क्या है। हम पढ़ते हैं कि इनर्शिया जो है एक मास की प्रॉपर्टी है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा ही इनर्शिया होगा बॉडी में। इनर्शिया को हम बेसिकली जो है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी कहते हैं इनर्शिया को। जितना बॉडी में जितना मास होगा उतना ही बॉडी में इनर्शिया होगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी that tries to maintain body state or resist against external agency in translatory motion। इनर्शिया जो है वो क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है अगर उस पर हम कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करें तो वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे फोर्स हो सकते हैं, एक्सीलरेशन हो सकती है, जैसे ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्योंकि इनर्शिया जो है वो टोटली डिपेंड सिर्फ मास पे करता है, मास जितना होगा उतना इनर्शिया होगा। तो अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स या कुछ भी लगाएंगे तो उसका इनर्शिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, इसलिए ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। It is intrinsic property of body that tries to maintain body state or resist against external agency force in translatory motion। इनर्शिया जो है वो बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन में होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो स्टेट अपनी रेस्ट में है या मोशन में है, वो उसको रेजिस्ट करती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे। अगर कोई बॉडी फॉर सपोज अगर कोई बॉडी जो है वो स्टेट तो उसकी जो स्टेट है वो रेस्ट है, तो हम जो है उसको मूव कराएंगे तो इनर्शिया जो है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे। वो वाली स्टेट उसकी मोशन भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकता है। सो ये इनर्शिया है इन ट्रांसलेटरी मोशन अगर बात की जाए। लेकिन अगर हम रोटेशनल फॉर्म में बात की जाए तो हमें पता है वो क्या हो जाएगा, रोटेशन इनर्शिया या उसका सेकंड नेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप दोनों कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी और रोटेशनल इनर्शिया भी। यहाँ पर हम लिखते हैं डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है या रोटेशनल इनर्शिया, दोनों कह सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। इनर्शिया है ये भी सेम एज ऐसे बिहेव करेगा जैसे ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर इनर्शिया बिहेव करता है कि वो रेजिस्ट करता है कि वो अपनी स्टेट को ना चेंज करे। इसी तरह रोटेशन इनर्शिया भी है, वो रेजिस्ट ही करता है कि वो अपनी स्टेट को ना चेंज करे इन रोटेशनल मोशन। सो अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखें तो उसकी डेफिनेशन होती है इट प्लेज सेम रोल एज ट्रांसलेटरी मोशन translatory inertia in linear motion, but in rotational motion it resists external agency, torque in rotational motion। वही बात है जो हमने पहले की थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशन इनर्शिया जो है वो प्ले करता है सेम ऐसा रोल जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन इनर्शिया प्ले करता था लीनियर मोशन में कि वो रेजिस्ट करता था।
बस इतना सा डिफरेंस है कि ये रोटेशन मोशन में रेजिस्ट करता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टॉर्क जैसे प्रोड्यूस हो रहा है एक रोटेशनल बॉडी में, तो वो उसको रेजिस्ट करेगा कि वो टॉर्क मतलब प्रोड्यूस ना हो या ऐसी कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो वो हमारा रोटेशन इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉपिक पे। जिस तरह हमें पता है कि ट्रांसलेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट जो था फोर्स हम अप्लाई करते थे जिस ऑब्जेक्ट पे वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती थी मतलब सारे पार्टिकल में, बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है कि अगर हम टॉर्क अप्लाई करते हैं मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी के अंदर, तो वो दो चीज़ों पे बेस करता है, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और एक एंगुलर एक्सेलरेशन पे। सो हम यहाँ पर एक ड्राइव करते हैं इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब फोर्स में पता है एज अ न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m। अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करें इन दी एंगुलर फॉर्म में मतलब रोटेशनल फॉर्म में, तो वो किस तरह फॉर्म मतलब बनेगा। तो यहाँ पर हम लेट्स डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि फोर्स जो है वो बराबर है ma के, ठीक है। हम स्टडी कर रहे हैं, हम अभी टॉर्क को फाइंड कर रहे हैं इन एंगुलर फॉर्म। हमें नहीं पता कि टॉर्क क्या है, क्योंकि हम जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं अभी हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हम चेक करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि किस तरह जो है वो टॉर्क हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सपोज कर लेती हूँ कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो कोई क्वांटिटी है जो b है, मुझे नहीं पता वो क्वांटिटी क्या है, मैं वो डिफाइन कर सर्च हम देखेंगे कि वो क्वांटिटी है क्या थ्रू डायग्राम एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर कोई क्वांटिटी है वो d है। हमें पता है कि एंगल्स जो ट्रांसलेटरी मोशन है या न्यूटन सेकंड आइदर लीनियर एक्सेलरेशन यूज़ होगी, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एंगुलर एक्सेलरेशन यूज़ होगी, क्योंकि हम रोटेशनल इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें पता है यहाँ पे फोर्स है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसे ही ऑब्जेक्ट होगा जो समथिंग लाइक फोर्स होगा, कोई ऐसी क्वांटिटी होगी जो समथिंग लाइक फोर्स होगी, ठीक। और यहाँ पर मास है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कोई ऐसी क्वांटिटी होगी जो समथिंग लाइक मैस होगी, मैस होगी, ठीक है। हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारी डायग्राम, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई, ठीक, ये है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक रिजिड बॉडी ड्रॉ कर ली है, ठीक। अब ये इसका तो एक्चुअली ये पॉइंट है P, ठीक है। इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, फोर्स अप्लाई करें, ये रोटेट कर रहा है, ठीक। एक पॉइंट है, हम यहाँ ले लेते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। तो जो पॉइंट हमें पता है कि हम किसी भी बॉडी में फोर्स प्रोड्यूस करते थे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन में थोड़ा डिफरेंट है कि हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो टर्निंग इफेक्ट उसमें होता है, तो बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। हमें पता है कि फोर्स चेंज हो रही है, द फोर्स एज अ टॉर्क काम कर रही है, तो टॉर्क भी एज अ फोर्स, टॉर्क हमारी एक फोर्स है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक ये कि हम किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वेयर फोर्स इज अप्लाइड एंड इन विच डायरेक्शन वी अप्लाइड अ फोर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा जो कि है एंगुलर एक्सेलरेशन, फर्स्ट थिंग जो है डिपेंड on where the force is applied, and second one is in which direction the force is applied, ठीक है। हमें पता चल गया कि किस डायरेक्शन में है जो फोर्स हमारी अप्लाइड हो रही है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं, वो ये कि हमें पता चल गया टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इधर कोई ना कोई एक फोर्स थी जो कि हमने उसका नाम दे दिया कि वो टॉर्क थी। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ टॉर्क इज इक्वल्स टू डी अल्फा, क्योंकि अभी हमें क्लियर नहीं पता कि अभी कोई क्वांटिटी है, हमने रिजिड बॉडी के लिए फोर्सेस हम लगा रहे हैं, पी पार्टिकल पे ये फोर्स, पी पार्टिकल है उससे फोर्स, लेकिन हमें पता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती थी। बस यहाँ पे जो है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो वो डिपेंड करता है एंगुलर एक्सेलरेशन पे। एंगुलर एक्सेलरेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि कहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है एंड कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। सो टॉर्क इज इक्वल टू डी अल्फा, मतलब हमें पता चल गया कि जो समथिंग लाइक फोर्स कोई चीज़ थी वो टॉर्क थी, और या समथिंग लाइक मास कौन सी चीज़ है यहाँ पर, वो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास पर और रेडियस के स्क्वायर पे, हमें पता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि डिपेंड करता है मास पर और रेडियस के स्क्वायर पे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, और ये टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा जो है ये
इसकी कहते हैं ये है एंगुलर फॉर्म या रोटेशनल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। एंगुलर और रोटेशनल फॉर्म ऑफ एंगुलर और रोटेशनल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मास है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रही है? मास पर, कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, क्योंकि मास की डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत डिपेंड करता है। किस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो डिपेंड करता है मास की डिस्ट्रीब्यूशन पे, मास किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। आई जो कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड करता है मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है। और सेकंड है हाउ दैट मास ऑफ द बॉडी, mass of the body distributed, कि वो जो मास है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये उसको भी डिपेंड करता है। जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह, जैसे कि हम एक ले लेते हैं, ये हमारे पास है एक स्फीयर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो इसका इस हिसाब से डिस्टेंस, इसका इसका डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि हम सर्कल की बात करें वो तो एक्सियल रोटेशन से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। ये है इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कल में किस तरह मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यही बात हम कर लें, एक हम कोई और बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने रेंडमली बॉडी ले ली। अब इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर है और ये यहाँ तक, मतलब दोनों आर जो है वो सेम नहीं है, मतलब रेडियस डिफरेंट है। इससे तो इस तरीके से जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, इसमें मास किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस पर मास किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। टॉक अबाउट टॉर्क, हमने वो क्वांटिटी फाइंड करी, वो कौन सी क्वांटिटी जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराएगी, इसकी टॉर्क। टॉर्क के बारे में हम कुछ लिख रहे थे कि टॉर्क बेसिकली है, टॉर्क को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से, ये इसकी सिंबल है, ठीक है, इसको हम टॉ कहते हैं। टॉ हम ऐसे पढ़ते आए हैं कि टॉर्क क्या है। टॉर्क इज ऑल्सो नॉन एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ऑल्सो नॉन एज टर्निंग ऑफ फोर्स, ठीक। सेकंड हम इसी पॉइंट लिख सकते हैं, टॉर्क जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है टेकन, लिख सकते हैं टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड which means twist, ठीक, मतलब लैटिन वर्ड से मीनिंग, जिसकी मीनिंग है ट्विस्ट, की किसी भी चीज़ को ट्विस्ट करना, मतलब उसमें भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारा टॉर्क होता है। टॉर्क को जो है हमने इधर बता दिया कि टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टॉ से। टॉर्क को अगर हम इन अदर टर्म्स में डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड in a body due to applied force, it means that अगर हम कोई भी पॉइंट है फोर्स, उस पर हम रोटेट कराने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क की अनदर डेफिनेशन अगर देखा जाए, अनदर वर्ड्स में अगर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को थोड़ा हट के देखा जाए, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स की वजह से जो अमाउंट रोटेशन का प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली क्या है, टॉर्क है। हमें पता है कि टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म जो कि आर क्रॉस एफ की, ठीक। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, सो वी कैन राइट एज टॉ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। इसका यूनिट हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं, न्यूटन मीटर, तो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, फोर्स का न्यूटन, आर का मीटर। अगर इसकी डायमेंशन फाइंड की जाए तो फोर्स इनकी डायमेंशन इनकी हो जाएगी ml² t-2। अब इसकी रोटेशन जब जो है वो रोटेट करती है तो दो फॉर्म में, एक क्लॉकवाइज और एक
जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो हमारा टॉर्क पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो हमारा जो टॉर्क है वो नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज हमारा टॉर्क जो है वो नेगेटिव होगा, और टॉर्क जो है टॉर्क अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। ये सब ग्रिड फंक्शन जो ग्रिड पॉइंट की फॉर्म में हमने लिखी है, टॉर्क को एक्सप्लेन कर दिया कि टॉर्क है क्या बेसिकली। तो ये टॉर्क है। अब हम टॉर्क को एनालाइज करते हैं थ्रू डायग्राम कि किस तरह हम डायग्राम के थ्रू समझे टॉर्क को कि टॉर्क है क्या। तो हियर लिख सकते हैं हम, नाउ एनालाइज द टॉर्क थ्रू डायग्राम कि डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि टॉर्क है क्या। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे बिकॉज हम एनालाइज कर रहे हैं थ्रू डायग्राम। ये डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैं डॉट लगा दूँ ये। तो ये शो कर रहा है कि कहते हैं जेड एक्सिस है, क्योंकि जेड एक्सिस की डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेड एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं विच इज पी। ठीक, इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि हमने नाम दे दिया है वो फोर्स है एफ। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस तक का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा जिसको हम नाम दे देते हैं, वो हमारा है आर। ठीक है, फोर्स। अब हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, निकाल लेते हैं। एक रेडियल कंपोनेंट, अगर हम इस आर को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो ये हो गया इसका रेडियल कंपोनेंट जिसको हमने एफ आर कह दिया। और अगर हम इसको इस फॉर्म में करें वर्टिकल में तो ये हो गया एफ टी जो कि टेंडेंशियल कंपोनेंट। हमेशा ये बात है याद रखने की कि जो एफ आर होता है हमारा रेडियल कंपोनेंट वो कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करवाता। ऑलवेज टेंडेंशियल कंपोनेंट प्रोड्यूस टॉर्क। हमेशा टेंडेंशियल कंपोनेंट जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा, एफ आर कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। सो हम इधर टर्म्स को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। टर्म्स क्या है, एफ जो है वो फोर्स है जो अप्लाइड हो रही है पी पॉइंट पे। एफ आर जो है वो रेडियल कंपोनेंट है फोर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ आर। एफ टी जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है फोर्स का, जो हमारी बॉडी जो है अगर ये सर्कल में मूव कर रही है तो इसकी टेंजेंशियल मतलब जो होगा वो अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल होगा। तो ये टेंजेंशियल फोर्स है हमारी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जो आर है वो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट पी जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एफ आर और एफ टी इसके कोई ना कोई कंपोनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, रेडियल फोर्स के और टेंजेंशियल फोर्स के। हमें पता है कि कॉस थीटा जो कि इक्वल है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ठीक, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास जो बेस है वो है एफ आर, ये तो कोई ना कोई सॉरी एंगल बना रहा है। ठीक है, बेस है हमारा एफ आर और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो है एफ। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं एफ आर जो है वो बराबर है एफ कॉस थीटा के। इट मीन्स हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो हम कहेंगे कि जो एफ आर हमारा रेडियल कंपोनेंट है वो बराबर है एफ आर कॉस थीटा के। इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं अपना टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास है साइन के हिसाब से एफ टी अपॉन में एफ। तो ये हो जाएगा एफ टी इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट हो गए कि जो रेडियल फोर्स उसका है एफ कॉस थीटा और जो टेंजेंशियल फोर्स है उसका है एफ साइन थीटा। हमें पता है कि जो टॉर्क है वो बराबर है आर एफ साइन थीटा के। ठीक है, अब आर एफ साइन थीटा क्या है, आर जो है वो हमारे रेडियस से डिस्टेंस, हम पहले मैं बता के आई हूँ कि जो पॉइंट पी से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा आर है। एफ जो है वो फोर्स है जो किसी भी जो पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है उस पर जो अप्लाई हो रही है वो फोर्स है, और साइन थीटा कोई ना कोई एंगल होगी जो उनके बीच बनेगी।
अब हम रिमार्क्स पढ़ लेते हैं कब जो है हमारी टॉर्क जो है वो 0 होगा, कब टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा, कब टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम रिमार्क्स लिखते हैं, रिमार्क्स, ठीक है। हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। मैं यहाँ पर एक डोर बना देती हूँ, ठीक है। ये है डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एट हिंज, अब हम कुछ फोर्सेस अप्लाई करते हैं। अगर इस पर एक फोर्स अप्लाई होती है यहाँ पर F1, तो अंडरस्टूड सी बात है कि टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप मतलब उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आप उसकी टॉर्क लगा रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स इस तरीके से भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, विच इज़ F2 कहते हैं उसे, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई जो है वो प्रोड्यूस होगा टॉर्क इसके अंदर, ठीक है। F2 मतलब मोशन प्रोड्यूस होगी, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और अगर वही फोर्स आप यूँ लगाते हैं, इसको आप पुश करते हैं, तो फिर वो भी टॉर्क जो है उसमें प्रोड्यूस, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं F1 नो मोशन प्रोड्यूस, नो मोशन भी लिख सकते हैं, नो रोटेशन प्रोड्यूस, F2 rotation produce, and F3 no rotation produce, ठीक है। अब हम इसके रिमार्क्स पढ़ लेते हैं, कब जो है मतलब टॉर्क पॉजिटिव होगा, मतलब कब टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा, कब टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पर हम इस चीज़ को समझते हैं कि if फर्स्ट कंडीशन कहती है if R is equals to 0 then torque will be 0, it means that कि अगर R 0 होता है, मतलब मोमेंट ऑफ आर्म जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल 0 हो जाता है, तो हमारा जो है वो टॉर्क भी 0 होगा। अगर हम किस तरह R जो है वो 0 होगा, और अगर हम पूछ रहे हैं कि किस तरह 0 होगा, क्योंकि हमने तो सिंपल कहते हैं कि अगर R 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा। अब R किस तरह 0 होगा? R इस तरह 0 होगा कि अगर हम जो फोर्स है वो अप्लाई करेंगे एट द हिंज ऑफ द डोर, ये हिंज है डोर का, तो यहाँ पर कोई भी मोशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, इसका कोई मोमेंट आर्म नहीं है। इट मीन्स कि R जो है वो 0 है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो है वो टॉर्क 0 होगा। सेकेंड कंडीशन इसकी क्या है कि टॉर्क जो है वो 0 जब होगा जब फोर्स जो है वो 0 होगी, फोर्स विल बी 0 देन टॉर्क विल बी 0। उस कंडीशन जब कोई भी हम फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे टॉर्क पे, तो जाहिर सी बात है जब फोर्स 0 है तो फिर टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा, टॉर्क भी 0 ही होगा। और जो थर्ड कंडीशन है वो है कि अगर इफ़ थीटा एंगल जो है हमारी वो अगर 0 हो या 180 हो तो भी हमारा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। 180 किस तरीके से? वो इस तरीके से अगर जो है अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और ये इसका है मोमेंट ऑफ आर्म। इट मीन्स कि जो है वो इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो है एंगल जो है इनके बीच क्या बन रही है 180 एंगल। 180 एंगल की वजह से जो है वो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टॉर्क जब प्रोड्यूस नहीं होगा जब 0 एंगल, और अगर हम फॉर्मूले के थ्रू भी देखें तो टॉर्क जो है वो बराबर है RF साइन थीटा के। तो इसके अकॉर्डिंग कि साइन 80 जो है वो 180 जो है वो भी 0 होता है, और साइन थीटा मतलब 0 अगर पुट करेंगे वो भी 0 की। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो टॉर्क 0 है। और टॉर्क हमारा कब मैक्सिमम होगा? टॉर्क हमारा जब मैक्सिमम होगा जब रेडियस जो है वो फोर्स के, तो R जो है मोमेंट आर्म वो फोर्स की जब परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स कि एंगल जो है वो 90 प्रोड्यूस हो रही होगी। इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 90 देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा? जब हमारे पास थीटा 90 होगी। इट मीन्स हम लिख सकते हैं RF साइन 90 हो जाएगा 1, और हमारे पास जो टॉर्क है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा जो कि है RF।